कंपोनेंट बनाएंगे ना उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे पहले वर्ड उसका, क्योंकि आप कैसे डिफरेंशिएट करवाएंगे इस चीज़ को कि ये कंपोनेंट है या कोई रिएक्ट या कोई एचटीएमएल का एलिमेंट है। ये आपके पास डिव लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिव, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ मैं भी, यहाँ पे अगर मैं डिव लिखूँ तो आपको क्या लगेगा, ये एक एचटीएमएल का एलिमेंट है जो आपने लिखा है, ऐसा ही है। अभी भूल गए कोड को, आप सिर्फ इस पर फोकस करें मैं क्या लिखवा रहा हूँ। लेकिन रिएक्ट क्या कहता है कि भाई कि आपने कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर यूआई है जो मल्टीपल टाइम यूज होगी, उस यूआई को अगर आपने मल्टीपल टाइम यूज करना है तो उस कंपोनेंट का नाम आप क्या रखेंगे, पास्कल केस में रखेंगे। कौन से केस में रखेंगे, कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल केस कैसे होता था, मोहम्मद ओसामा, ये कौन सा केस है, पास्कल केस क्या होगा, स्टार्टिंग वाला एम भी कैपिटल, एम भी मैं कैपिटल कर दूंगा, ठीक है एम। तो रिएक्ट इसको समझेगा ये कंपोनेंट है, ठीक है। एक यही डिफरेंस है जिसके से रिएक्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंपोनेंट है। अब यहाँ से पीछे हट जाएं, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे app.tsx की फाइल के अंदर सिंपल, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है ये देख लो, ऊपर बहुत सारे काम हो रहे होंगे। एक लाइन आपको ये लिखनी होगी कि इसमें यूज स्टेट लगा हुआ है, एक लाइन आपको दिख रही होगी लोगो इंपोर्ट हुआ हुआ है, एक लाइन आपको दिख रही होगी हीट लोगो लगा हुआ है, एक फाइल आपकी लिखी होगी app.css की, ऐसा ही है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे सर ये तीन फाइलें कौन सी हैं, करती क्या है ये तीन फाइलें करती क्या है। मैं काम करता हूँ पूरी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, क्लियर हो गई, कंफ्यूजन खत्म हो गई यहाँ से सारी। अब app.tsx की आपने फाइल बना ली कंपोनेंट की, आपको करना क्या है, इसमें एक फाइल बनाते हैं दोबारा स्क्रैच से। जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाएंगे वो हमेशा फंक्शन से बनेगा, किससे बनेगा, FUNC या फंक्शन ऐप, क्या लिखा आपने फंक्शन का नाम, तो ये आपके कंपोनेंट का नाम क्या हो गया, ऐप। आपने इसी पैरेंथेसिस लगाए और यहाँ पे आपने इसको एंटर कर दिया। फिर क्योंकि ये कंपोनेंट है ये यूआई रिटर्न करेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से रिटर्न करवाएं। क्या करवाएं, रिटर्न करवाएं। तो क्या लिखेंगे आप, रिटर्न का कीवर्ड RETURN, रिटर्न। रिटर्न के अंदर क्या करवाना चाहते हैं, हम एक डिव रिटर्न करवाना चाहते हैं, और डिव में क्या लिखा हुआ हो, डिव में क्या लिखा हुआ हो, हेलो वर्ल्ड, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने रमजान कोडिंग नाइट्स की थी ना सबने, उसके अंदर याद है जब हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते थे तो उसके लिए npm इंस्टॉल करते थे, तो क्या होता था कि जो package.json की फाइल होती थी हमारे पास ये वाली, इसके अंदर जो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरत होती थी चीज़ें वो इंस्टॉल हो जाती थी, याद है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वक्त इस फोल्डर के अंदर npm इंस्टॉल कर लेंगे। ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी यहाँ खुला हुआ है ना, npm इंस्टॉल एंटर कर दें। एंटर करता हूँ, सॉरी पावर सेल क्लाउड पैनल आता है, मैं कमांड नोट बोल देता हूँ यहाँ पे, पावर सेल को बंद कर देता हूँ, npm इंस्टॉल। देखिए npm इंस्टॉल क्या करेगा, मेरे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देगा। क्या इंस्टॉल कर देगा, नोड मॉड्यूल्स क्या है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चलाने के लिए वो लाइब्रेरीज जो इस एप्लीकेशन को चलाएंगी, रिएक्ट का कोड इसके अंदर आएगा। क्या इसका आएगा, रिएक्ट का अपना कोड, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एप्लीकेशन अब आप ये काम करेंगे, अब आपने इस एप्लीकेशन को चलाना है, तो आपको इस एप्लीकेशन के चलाने के लिए क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे लिखी हुई भी है, package.json में जाएंगे ना, वो ये लिखी हुई स्क्रिप्ट्स लिखे हुए, स्क्रिप्ट्स के अंदर देखें यहाँ पे डेव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ऑन कर देगा। क्या कर देगा, रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर क्या कर देगा। इसको लिखना कैसे है, उसी फोल्डर में आप मौजूद रहेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सिर्फ npm run dev। मैंने एंटर किया तो वो क्या कह रहा है कि आपका सर्वर अब हो गया है localhost:5173। ये एक सर्वर का एड्रेस है, ये क्या है आपके सर्वर का। अब आप ये बोलोगे सर लोकल होस्ट क्या है, :5173 क्या है, ऐसा ही है। मैं आपको समझाता हूँ, आप इस क्लास में मौजूद हैं,
ठीक है, हमने क्या किया कि इसमें हमने यहाँ पे तकरीबन 1700-1800 कुर्सियाँ लगाई इस क्लास में। कितनी लगाई? लगी हुई है ना, आप लोग बैठे हैं। अगर सिर्फ हम एक कुर्सी रखते तो आप सब बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे ना। इसी तरीके से आपके सर्वर पे आपका सिस्टम तो एक ही है ना, आपका जो लोकल सिस्टम है वो कितने एक है। अब हम एक सर्वर, किसी वक्त सर्वर से मुराद ये कि जो चीज़ हमें सर्व कर दी एप्लीकेशन, अगर वो हम ऑन कर देंगे अपने सिस्टम पे तो दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हैं? नहीं चला सकते। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगा? नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बंद करेंगे दूसरी चलाएंगे। तो सिस्टम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट्स का। इसका कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट्स का। इसका मतलब ये होता है कि एक ही सर्वर पे मल्टीपल पोर्ट्स ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल कुर्सियाँ रखी हुई हैं, एक हॉल के अंदर मल्टीपल कुर्सियाँ रखी हुई हैं और हर बच्चा अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। इसी तरीके से सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट 5173 का मतलब ये कि सिस्टम पे लोकली एक कोड है 5173 के नाम से, उसके ऊपर आपका सर्वर चल रहा है। ठीक है, 6 लोगों को समझ में आई है। कितने स्टूडेंट्स के बात समझ में आ गई है? कितने को नहीं आई? ये आपका सिस्टम है, यही आपका सर्वर है। सर्वर का मतलब क्या है? जो चीज सर्व कर रहा हो। आपने क्या किया? npm run dev किया तो रिएक्ट ने अपना एक लोकल सर्वर खड़ा कर दिया आपकी मशीन के अंदर। वो क्या करेगा? क्योंकि वो सर्व करेगा ना पेज को, आपको दिखाएगा एप्लीकेशन बना रहे हैं आप। अब अगर सिर्फ लोकल होस्ट होता तो आप कोई और सिस्टम पे फाइल नहीं चला सकते थे, कोई सर्वर नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे अज्यूम करेंगे अगर इस क्लास में एक कुर्सी होती और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ सकते थे, तो हमने क्या किया? मल्टीपल स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए कि हॉल में क्या काम किया। इसी तरीके से सिस्टम समझिएगा आपका एक बहुत बड़ा हॉल है। आपका सिस्टम क्या है? बहुत बड़ा है, हॉल है। उसके अंदर सिस्टम ने कहा है कि मैंने कुर्सियों की जगह पर मैंने ये पोर्ट्स बनाई है। अगर आपने एक से ज़्यादा काम करने तो इन पोर्ट्स के ऊपर कर ले, ताकि कोई दूसरा बंदा उसे डिस्टर्ब ना हो, दूसरा सर्वर उससे क्या हो? डिस्टर्ब ना हो। तो लोकल होस्ट 5173 का मतलब ये है क्या? लोकल होस्ट मतलब आपका सिस्टम लोकल होस्ट। आपका होस्ट कौन सा है? लोकल है, आपका सिस्टम है। उसके ऊपर 5173 मतलब क्या है? लोकल होस्ट के ऊपर एक पोर्ट है, हम इसको पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोर्ट बोलते हैं। 5173 पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आप चला के देख लें। अब मैं क्या करूँगा? ब्राउजर पे जाऊँगा, नया टैब खोलूँगा, लिखूँगा लोकल होस्ट, क्या है पोर्ट हमारी? 5173 एंटर करूँगा तो ये मेरी एक एप्लीकेशन खुल गई। लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, चलिए भी देख लेते क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जैसे आपने सर ने बताया कॉन्सेप्ट चेयर से रिलेटेड, अगर अभी आपकी एक आपने रिएक्ट ऐप बना ली, ठीक है, अब साथ में आपको एक और प्रोजेक्ट बना मिला हुआ है, आपने वो भी नाम की करी, तो वो आपको लोकल होस्ट कौन सा है? कितना कौन सा होता है? एग्जाम्पल के तौर पर लोकल होस्ट कॉलेज 5174 हो सकता है, 5175 हो सकता है, ऐसे ही 300। फिर आप एक और प्रोजेक्ट आपने बनाया, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बाकी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं रिएक्ट के। तो और लोकल होस्ट होते हैं कि जो आपका सिस्टम से डायरेक्टली लोकली या उस सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, अब तक जो हम काम करते आए थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे लोकल होस्ट वाला अपना सिस्टम नहीं था हमारे पास। लेकिन क्योंकि अब हम रिएक्ट पे आ गए तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारी वेबसाइट यहाँ पे नजर आती है, हमें लोकल होस्ट नजर आती है। ठीक है, फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं फर्दर, तो फिर हमें जो भी IP होती है पोर्ट की, वो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ID डिफरेंट मिलेगी। आप बना के दिए घर में 2-3 तो आपकी डिफरेंट मिलेगी लोकल होस्ट। थैंक यू मैडम। आपने एक एप्लीकेशन बना ली है सिंपल, आपने एक ऐप का कंपोनेंट भी बना लिया, यहाँ से रिटर्न भी करवा दिया हेलो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास UI पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब आपने कंपोनेंट बनाया है ना, आपको इसको उस फाइल से एक्सपोर्ट भी करना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट भी करना है। सिंपल सा रूल है। आपने कोई चीज़ बनाई, आपने बोला कि सर आपको चाहिए, मैं कहा मुझे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अपने पास से मुझे दे देंगे। तो जब आप मुझे देंगे तो आप अपने पास से क्या कर रहे हैं उसको, और जब मैं अपने पास उसको यूज़ करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप आ जाएं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये आपने क्वार्टर 1 में पढ़ा होगा एक्सपोर्ट, हाँ मॉड्यूल में पढ़ा होगा आपने एक्सपोर्ट कितने टाइप्स की होती हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, जो कंपोनेंट का नाम है वो लिखते हैं,
वो सेव करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे वहाँ पे लोड हो गया होगा। एक्सपोर्ट करा तो इम्पोर्ट भी तो करेंगे। दोबारा सर्वर कर लेते हैं, एक मिनट में दोबारा सर्वर चला रहा हूँ उसका। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। अगर गौर से देखें हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, लिखा हुआ मेरे पास आ गया। इसका मतलब मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन चलना क्या हो गई, शुरू हो गई। रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या हो चलना। अब इस एप्लीकेशन को आप देखेंगे कैसे, अगर मैं बोलूँ इसका कोड देखना है यूआई, तो वो कैसे देखूंगा मैं। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे आपके पास एक ये इस तरीके का कंसोल खुल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, डेवलपर कंसोल, डेवलपर टूल। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, किस नाम का बना हुआ है वो, एलिमेंट से मतलब क्या है, जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स है वो इसमें क्या आएंगे, नजर आएंगे। अब रिएक्ट ने क्या काम किया, कंपोनेंट बनाया, उसको आपकी यूआई पे दिखा रहा है। अच्छा इंडियन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, एचटीएमएल दिख रही है। रिएक्ट इंडियन आपको क्या दिखा रहा है, एचटीएमएल ही दिखा रहा है। शुरू में जब भी हमने एचटीएमएल का जिक्र किया था, अगर आप देख लें तो एचटीएमएल वही है, ऊपर डॉक टाइप लगा हुआ है, नीचे एचटीएमएल लिखा हुआ है, उसके अलावा हेड है, हेड में डिफरेंट चीज़ें होंगी, आप आगे देख लें, रिएक्ट से रिलेटेड है सारी वो, ठीक है। फिर बॉडी में आ जाए आप, मैंने आपसे क्या कहा था, जो रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन है इस डिव के अंदर चलेगी, जिसकी आईडी क्या थी, आईडी क्या थी जिसकी। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखें कोड डिव बना हुआ नजर आएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या आपको कोड में कहीं से दिख रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं दिख रहा ना। यहाँ पे आपने कंपोनेंट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए रिएक्ट के ऊपर और जब डेवलपर कंसोल खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एचटीएमएल पूरी रेंडर होती हुई दिख रही है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं काम करता हूँ, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड समथिंग कर देता हूँ, तो आप देखिएगा सेव किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ दोबारा तो क्या हो गया वो, ये कौन कर रहा है सारा काम, कौन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है आपको सारी चीजें। उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, वहां चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ वो चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना एक कंपोनेंट बनाते हैं नेम का, किसका, नेम का। उसके बाद फिर मैं इसको रैप अप कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक। नेम का कंपोनेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, एसआरसी के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनानी है। फाइल का क्या नाम रखेंगे, नेम डॉट TSX। क्या रखेंगे, HTML नहीं बनाएंगे हम कोई भी, HTML रिएक्ट खुद करेगा। यहाँ से लिखा हुआ दिन बात से बता भी दिया, नेम डॉट TSX। अब हमें एक नया कंपोनेंट बनाना है भाई, कैसे बनाए, सॉरी TSX ठीक है। फंक्शन बनाना है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन नेम। अच्छा याद रखिएगा हमेशा कंपोनेंट का नेम क्या होगा, कैपिटल होगा, नेम एंटर किया, और हमने यहाँ से रिटर्न करवाया क्या, एक डिव। क्या रिटर्न करवाया, एक डिव। उसमें क्या लिख दिया, माय नेम इज मोहम्मद, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। अब जब मैंने रिटर्न करवा दिया तो मुझे यहाँ से क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट भी करवाना है। क्या करना है, कैसे एक्सपोर्ट करवाऊंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या लिखूंगा, सेव कर दिया। क्या यूआई पे नजर आएगा, क्यों, इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया। एक काम करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कहाँ पे करना है, ऐप की फाइल में, क्योंकि हमारी सबसे मेन फाइल है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, नेम फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, नेम डॉट फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब करंट डायरेक्टरी में जाओ, उसमें कंपोनेंट पड़ा होगा नेम का, उसको उठा लो, ठीक है। इंक्वायरर के थ्रू यही काम किया था, याद आ गया, इंपोर्ट ही कहता ना, यही काम यहाँ पे कि आपने इंपोर्ट कर लिया। अब रिएक्ट आपसे ये कहता है, अगर आप देख लें यहाँ पे गलत है, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, ठीक है, नेम लिखा मैंने, तो मैं इसको इस तरीके से बंद कर सकता हूँ। जैसा आप एचटीएमएल का एलिमेंट रेंडर करते थे बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन देख रहे हैं इसका कलर चेंज है, क्यों है, क्योंकि इसका एन कैपिटल है, तो रिएक्ट इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये कंपोनेंट है जिसके अंदर यूआई है। क्लियर है चीज, क्लियर है।
नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। रिएक्ट कहता है कि अपने कंपोनेंट का रूल बना दें, हमेशा जितना भी आपने डेटा रिटर्न करना है वो किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? पेरेंट एलिमेंट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि वो उस पेरेंट एलिमेंट को उठा के पूरा रेंडर करवाता है वहाँ पे। कैसे होगा ये देख लें आप। एक और डिव बनाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और डिव बनाएंगे हम यहाँ पे, डिव और एंटर कर दिया। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले डिव को भी रख देंगे उठा के, और जो हमने नेम किया था उसको उठा के रख देंगे और सेव कर देंगे। रैप कर दिया मैंने। अब UI पे आके देखते हैं कि क्या होगा। आ गया माय नेम इज, आ गया। ये क्या हो गया? ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन गया। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? दोबारा अगर मैं इसको कॉपी करके 3 दफा पेस्ट कर दूं तो क्या होगा? क्या 3 दफा मेरा नाम आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है? एक कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट है? रिएक्ट का रीयूजेबल कंपोनेंट है, जिसकी वजह से बार बार वो प्रिंट करेगा। इसको हम चेक कर लेते हैं ऐसा है या नहीं। अगर आप आके देखेंगे तो देखिए 3 दफा आ गया नाम। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ रिएक्ट, जिसकी वजह से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे और उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब काफी हद तक। अगर हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं और हम इसके कंसोल पे जाएं, सॉरी एलिमेंट्स पे जाएं, मैं इसकी बॉडी में आता हूं। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन कहाँ रेंडर होगी? डिव के अंदर, रूट पे। अगर मैं नीचे आऊं तो देखें एक डिव बना हुआ है, इसको मैं खोलता हूं तो देखें यहाँ पे कोई कंपोनेंट का नाम है। यहाँ पे HTML का जो एलिमेंट होते हैं बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। तो रिएक्ट क्या काम कर रहा है आपके लिए? आपके कंपोनेंट को कन्वर्ट कर रहा है और रेंडर कर रहा है किसके अंदर? HTML के अंदर। क्या मुश्किल है रिएक्ट? आसान है ना? ऐसी रिएक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट.js के अंदर भी ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐसी लिखेंगे, कोई भी फर्क नहीं होगा जी। क्योंकि हमने डिव में रैप किया हुआ जी। ये रहा डिव, अगर यहाँ पे देखिए कंपोनेंट में ये डिव है। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सही नजर आ रहा होगा, अब दिख रहा है? ठीक है। हाँ, एक डिव के अंदर मल्टीपल। रिएक्ट हमेशा ये कहता है जब भी आपने कंपोनेंट बनाया ना, एक पेरेंट होना जरूरी है, उसके अंदर सब आएगा। हाँ, ये भी डिव है। हाँ हाँ जी, वहाँ पे भी तो है। ये ऊपर डिव उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, इसके अंदर डिव है। देख लो, ये रहा ये तो है जी। सिंगल डिव के अंदर तो क्या है? यदि आप पूरी 4, 5, 6 ट्यूटोरियल देखेंगे उसके बाद भी आपको समझ में आएगा कि 1.5 घंटा ट्राई करने के बाद अच्छा ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। और ट्यूटोरियल भी आप एक लिखेंगे तो 36 ट्यूटोरियल आएंगे आपके पास। जिसको आता है वो भी ट्यूटोरियल बना के बैठा है, जिसको नहीं आता उसे भी ट्यूटोरियल बना के बैठा रहता है। इट्स अ बिजनेस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप लोग पागल की तरह हर ट्यूटोरियल चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा 25 मिनट 20 मिनट के बाद ही तो वो बात ही नहीं जो हमने सीखी थी। तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि आपकी डायरेक्शन आप 4 घंटे लगा रहे हैं ना, तो वो 4 घंटे यूजर सामने होंगे। मगर अगर आप कहते हैं मैं 6 घंटे लगा के पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और 6 घंटे में आप सिर्फ सॉल्विंग करते हैं चीज़ों की, तो वो चीज़ें आपके लिए यूजलेस हैं। तो ये जो पढ़ाए जा रहे हैं ना ऑन साइट क्लास में, ये आपको मटीरियल इस चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी आपको इतनी फास्ट, इतनी ज़्यादा ईजी वे के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ जो है ना, ये आपकी नेक्स्ट में रिपीट होगी। थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का मजाएगा, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। अभी समझिए कि रिएक्ट आपने बहुत हाई लेवल पर लिया। अगर मुझे रिएक्ट पढ़ानी होगी ना, मैं 4 क्लासेस से रिएक्ट पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमारा एंड गोल क्या है कि हमने रिएक्ट किसके साथ पढ़नी है? नेक्स्ट.js क्या है? रिएक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ग्रैपर। नेक्स्ट.js क्या है? रिएक्ट के ऊपर लिखा हुआ है ग्रैपर है। जब रिएक्ट की थोड़ी सी बेसिक पता होगी ना, आप नेक्स्ट.js ऑटोमेटिकली उसके साथ सीखते चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अभी रिएक्ट का हमने 10% भी नहीं देखा। कितना? 10% भी नहीं देखा हमने। सिंपल रखे, आप सीधे समझने की कोशिश करें कि मैं क्या करवा रहा हूँ आपको। बस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये 10 सवाल होंगे, सारी चीजें होंगे।
मैडम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको इंशाल्लाह वो आपको क्लियर करवाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? इसके दरमियान हाँ, यहाँ पे बीच में भी कुछ डाल सकते हैं, ये भी हम रिएक्ट पे देखेंगे जाके, नेक्स्ट पे देखेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कंपोनेंट को क्लोज करने का? आप कंपोनेंट को सेल्फ क्लोजिंग तरीके से भी बंद कर सकते हैं। कैसे बंद कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, बातें नहीं करें। कंपोनेंट को कैसे बंद कर सकते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टाइप कौन सा था? BR था, HR था। कंपोनेंट को ऐसे बंद कर लिया, अगर बीच में आपने कोई डेटा नहीं देना आपने। ये ना, ये कंपोनेंट क्या कर रहा है? पीछे से क्या रिटर्न कर रहा है? एक UI रिटर्न कर रहा है ना। अगर आप कोड पे दोबारा देखें, माय नेम इज मोहम्मद उसामा। अब मुझे रिक्वायरमेंट आई, क्लाइंट निकाल के, भाई मुझे नाम मोहम्मद उसामा नहीं चाहिए, मुझे नाम मैडम का चाहिए। आपका नाम क्या है मैडम? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? सेव कर दिया। तो आप क्या समझते हैं जो app.tsx की फाइल में मेरे कंपोनेंट 3 बार रेंडर हुए हैं, क्या उनमें नाम चेंज हो गया होगा? हो गया? दिस इज द पावर ऑफ रिएक्ट। आप समझ में आई रिएक्ट? आपको कर क्या रही है कि आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आप HTML लिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो सारी चीजें कन्वर्ट करके अपने हिसाब से इंडियन को आपको HTML दिखा रही है। क्लियर हो गया? चलिए जी, अगर अब मैं आपको इसका ना एक नुकसान दिखाता हूँ, रिएक्ट का नुकसान क्या है। मैंने आपको क्या कहा कि रिएक्ट जो है वो सिर्फ एक पेज पे चल रही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसके अंदर। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि रिएक्ट क्या काम करती है कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से बार बार व्यूज चेंज करती है, चीजें चेंज करती है। ये आप आगे जाके देखेंगे। आप जिस पेज पे खड़े हुए, जिस पे आपका सर्वर चल रहा है, वहां पे आप करें Ctrl+U। क्या करें? Ctrl+U। जब आपने ये किया तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वही HTML का पेज है जो पूरा था आपके पास। जो HTML का पेज आपने बनाया था, ये वही पेज है जो आपको दिख रहा है सब। लेकिन क्या आपको इसके अंदर HTML के एलिमेंट्स दिख रहे हैं? क्या आपको इसके अंदर HTML के एलिमेंट्स दिख रहे हैं? वो वाले एलिमेंट्स जो हमने कैसे कंपोनेंट बनाए थे वो हैं क्या यहाँ पे? अब क्या करें? मैंने आपको कहा था रिएक्ट क्या है? इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या है रिएक्ट? है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्ट क्या है? एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन। और वो सिंगल पेज एप्लीकेशन किसके अंदर चल रही है? इसके अंदर। और किसकी मदद से चल रही है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। किसकी मदद से चल रही है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन आपके लिए कोडिंग कर रही है, लेकिन आपको यहाँ नजर नहीं आ रही। यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आई? नेक्स्ट.जेएस। इसकी डिटेल हम कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट.जेएस की स्लाइड्स में। ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है रिएक्ट का, जिसमें आपके पास इश्यूज आते हैं जब भी हम नेक्स्ट.जेएस को साथ मिला के यूज करते हैं। नेक्स्ट.जेएस क्या यूज किसके ऊपर लिखी गई है? रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट किसके ऊपर लिखी गई है? जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? जावास्क्रिप्ट पर रिएक्ट है, रिएक्ट के ऊपर क्या है? नेक्स्ट.जेएस है। आसान है मुश्किल है? आसान है। ध्यान में सोच के रखा होगा, शायद बहुत मुश्किल चीज है। सोचा हुआ था? किसने सोचा हुआ था ध्यान में कि बहुत मुश्किल चीज है? क्लियर हो गया? इजी है? मैंने ऐसे ओवरव्यू लिया था। वो भी दो। ये मैं बताऊं क्या हुआ है? ये बार बार मोलर छुटक जाने की वजह से हुआ है। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया है? मदन मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब आप मोलर छुटक नहीं जाना। कौन है लड़की से? तो आप एक काम करें, ठीक है, ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है, सॉरी ये मेरा गिटहब अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं जाऊँ रिपोजिटरीज के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट गिटहब फाइंडर के नाम से। किस नाम से? अगर आप इसको पढ़े तो किस पे बनी हुई है? रिएक्ट.जेएस पे। किस पे बनी हुई है? मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ऐसा नजर नहीं आ रहा। किस पे बनी हुई है? इसको खोलते हैं, ये पड़ा हुआ इसका पूरा कोड यहाँ पे। कभी देखना हो घर पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या काम करना है? इस एप्लीकेशन को लाइव चलाना है। ये मेरी एप्लीकेशन लाइव होस्ट हुई है। ये किसकी मदद से बनी हुई है? रिएक्ट की मदद से। किसकी मदद से बनी हुई है? ये एक हेडर हो गया, ये एक सर्च बार हो गया, और ये सर्च का बटन हो गया।
अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने एक हेडर अलग बनाया होगा, एक सर्च बार है और एक बटन है। लेकिन इसका फायदा क्या है, ये एप्लीकेशन एक फंक्शनल एप्लीकेशन है। HTML के अंदर आप सिर्फ एप्लीकेशन बनाते थे, रिएक्ट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं, सर्वर से डेटा मंगवा सकते हैं, किसी से इनपुट ले सकते हैं, उस इनपुट की बेस पे कैलकुलेशन करवा सकते हैं। जैसा कि आपने टाइपस्क्रिप्ट के और इसके माइलस्टोन्स कवर कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं ना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग भी है ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये काम, यही सारे काम आप क्या किसमें कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं। कोई एक यूजर, कोई बंदा अपना यूजर नेम बताए गिटहब का जी, M0ZEE, सही है। मैं सर्च करता हूं और ये क्या काम करेगा, ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्टेड है गिटहब से, वहां से यूजर सर्च करके लाएगा। करूं सर्च, चलिए सर्च करते हैं। आ गए वैल्यूज, ये बैठे हुए आपके सामने, इनका अकाउंट सर्च होके आ गया। अगर मैं इसके मोर पे जाऊंगा तो ये इनका डेटा खुलेगा। लेकिन ये हो क्या रहा है जी, किसने कहा ये बता दिया। अगर मैं इसके एस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं तो ये देखें यहाँ पे एक बार डिव होगा, डिव के अंदर नैव है, नैव के अंदर मेरे पास एक और डिव है, कंटेनर है, फिर उसके बाद क्लास में एक और डिव है, कार्ड्स बने हुए हैं, देयर आर मेनी थिंग्स। लेकिन ये क्या कर रहा है कि मुझे HTML जो रेंडर हुई है ना वो दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई थी ना, वो प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम। अगर मैं कंट्रोल यू करूँगा ना, कंट्रोल यू, तो ये क्या कहलाता है, आपका सोर्स कोड। क्या कहलाता है, सोर्स कोड। वो कोड होता है जो सर्वर से मेरे पास आया और ब्राउजर पर रेंडर हुआ है। सर्वर से मेरे पास आया, ब्राउजर पर रेंडर हुआ है, मतलब ब्राउजर पे वो चीज़ दिख रही है। इसके अंदर ना आपको कहीं भी, अगर मैं इस कोड को जूमिंग करूँ ना, बेसिकली वो उसमें क्या वेरीफाई किया हुआ। अगर मैं ID, ये देखें, ये ID ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर कोई और डिव है नहीं। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या आती है, रिएक्ट के साथ प्रॉब्लम ये आती है, जब वो सर्वर से कोई डेटा आपके पास भेज रहा होता है तो वो क्या करता है, वो ऐसा जावास्क्रिप्ट के बंडल के तौर पे भेजता है। कैसे भेजता है, जावास्क्रिप्ट का जो आपका बंडल होता है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी एप्लीकेशन पूरी रैप होती है, उसके अंदर भेजता है। प्रॉब्लम है वो जा रहा है ग्राफर वेबसाइट को सर्च कर रहा है और वो डेटा लाके दिखा रहा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक काम करते हैं, ग्राफर पीके पे लैपटॉप खोल लेते हैं। खोले मैंने ये सारे, ये कैसे लैपटॉप है, ठीक है। ये क्या है भाई, भाई इसमें लैपटॉप भी है, आप देखने की कोशिश करें, दिखेगा आपको, दिखे लैपटॉप। अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल यू करूँ तो देखें HTML का पूरा पेज नजर आ रहा है, मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे तक, ये आ रहा है, पूरा पेज नजर आ रहा है, HTML का लिखा हुआ है नहीं आ रहा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में नजर आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब सर्वर पे होता है क्या, जब आप सर्च करते हैं ना तो गूगल क्या करता है, बिहाइंड द सीन आपकी वेबसाइट को जाके सर्च करता है। क्या करता है, सर्च करता है। वो जाता है उसके अंदर, उसको क्या देखता है, ID रूट, क्या उसके अंदर कोई HTML के एलिमेंट्स हैं, तो वो उसको रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट कभी भी पहले पेज पे रैंक नहीं हो पाती। आप पॉइंट समझ में आया, इतनी लंबी पूरी जो मैं कहानी कर रहा था, क्यों कर रहा था। अब ये क्या काम कर रहा है, जलासवर्ड पीके, इसने भी कोड रिएक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है कि बैकएंड पे जब ये कोड जनरेट करता है तो उसको HTML में कन्वर्ट करके फ्रंट एंड पे भी HTML में भेजता है, वो जावास्क्रिप्ट के बंडल के अंदर नहीं भेजता, जिसकी वजह से क्रॉलर्स को रीड करता है और पहले पेज पे इसको लेकर आ जाता है। ये एक मेन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके पास नेक्स्ट आई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रोम ऑफ कर देंगे, तो ये क्या करेगी, एक्सटेंशन आपकी क्रोम में इंस्टॉल कर देगी। अब ये एक्सटेंशन करेगी क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन थी ना गिटहब फाइंडर की, मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ, क्या आ जाएगा इसको, ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, गौर से देखिएगा। जब मैंने इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखेंगे जो रिएक्ट की एक्सटेंशन मैंने बनाई थी, ये लाइट इसके अंदर ब्लिंक हो गई, मतलब इसके अंदर दिखा रहा है कि ये किस पे बनी हुई वेबसाइट,
रिएक्ट पे बनी हुई है। किस पे बनी हुई है? अगर मैं क्लिक करूँ तो बता भी रहा होगा द पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। मैं इसको जूम नहीं कर सकता यहाँ पे, वरना मैं जूम करके दिखाता आपको। तो इसका मतलब क्या है, ये किस पे बनी हुई है? अब मैं आपको साबित करता हूँ कि दराज डॉट पी के रिएक्ट पे बनी हुई है नहीं बनी हुई। ठीक है, मैं दराज पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, बताएंगे ये रिएक्ट पे बनी हुई नहीं बनी हुई? बनी हुई है ना। शुरू में यही कहा था कि किस पे बनी हुई है, ये साबित हो गई ये बात। लेकिन आप दोनों एप्लीकेशन में फर्क देखें। अगर मैं इसका सोर्स कोड देखता हूँ, सोर्स कोड किसको कहते हैं? वो वाला कोड जिस पर वेबसाइट आपकी चल रही है बनने के बाद, सोर्स कोड उसको कहते हैं। ठीक है, सोर्स कोड किसको कहते हैं? जिस पर आपकी एप्लीकेशन में आपने कोड लिखा ना, जो आपने लिखा था बैकएंड में बनाते हुए, हम उसको सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सोर्स कोड। अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूँ तो आप इसके अंदर देखें, मुझे एचटीएमएल नजर नहीं आ रही कहीं भी। मैं इसको क्लियर करता हूँ, लाइन बैक कर दूँगा। अगर मैं नीचे आके देखूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास एचटीएमएल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे देखो पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये पूरी जावास्क्रिप्ट है, देख रहे हैं? इसमें एचटीएमएल की नजर आ रही है? आपको नजर नहीं आएगी, इसमें पूरी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। अगर मैं इसी के दोबारा सोर्स कोड पे आ जाऊँ, दोबारा दराज डॉट पी के, ये भी रिएक्ट पे बनी हुई देखिएगा, लेकिन इसका सोर्स कोड नजर आ रहा है पूरा, एचटीएमएल नजर आ रही है इसमें, ये आ रही है नजर, लिंक लगे हुए हैं, मेटा लगा हुआ है। ठीक है, बॉडी लगी हुई है, बॉडी के अंदर फिर आप यहाँ पर नीचे आके देखें तो ये आपके ऊपर डिव लगे हुए हैं मल्टीपल। ठीक है, इनमें क्लासेस लगी हुई है, एंकर टैग लगे हुए हैं, ये भी रिएक्ट पे बनी हुई है ना। किस पे बनी हुई है? रिएक्ट पे बनी हुई है। किस पे बनी हुई है? लेकिन दोनों में फर्क है। एक क्या हो रहा है कि जो आपके पास पूरी एज ए जावास्क्रिप्ट बंडल होकर आ रही है, और एक रिएक्ट जब काम कर रही है तो वो सर्वर को पूरी वेबसाइट बनाती है, एचटीएमएल में कन्वर्ट करती है, वो एचटीएमएल कंटेंट पे भेजती है। आपको इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, दोनों ही सूत्रों में आपके पास पीछे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। दोनों ही सूत्रों में आपके पास क्या है? पीछे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। चाहे तो आप सर्वर से एचटीएमएल बना के उसको भेजें, या जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के भेजें आप, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बंडल करके भेजें आप, ये आपकी अपनी आप चॉइस है। क्या है आपकी ये? अगर ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको स्टोर है आपका, जिस पर आपको जूते बेचना है, तो आप डेफिनेटली ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो एचटीएमएल पीछे सर्वर से रेंडर होकर आपके पास आए। करेक्ट? दोनों ही सूत्रों में आपके पास क्या है? कंट्रोल मिल गया आपको पूरा, मिल गया। क्लियर हुई ये चीज़? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, रिएक्ट पे छोटी सी वेबसाइट बना लें अभी, या नहीं बनाए? बनाए या नहीं बनाए? एक हेडर बनाते हैं, एक फुटर बनाते हैं, बीच में कंटेंट रख देते हैं छोटा सा। कर लिए काम? ठीक है, आ जाए अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर। सिंपल, आपने किस फोल्डर में, ठीक है, ये नेम का कंपोनेंट उड़ा दिया। मुझे सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट बनाना है? हेडर। क्या बनाना है? हेडर। तो मैं हेडर का कंपोनेंट बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? डायरेक्ट बनाते हैं, फोल्डर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं बिल्कुल। क्या करें? कैसे बनाएंगे बताएं? कैसे बनाएंगे? सिंपल सिंपल लगते हैं, हेडर डॉट TSX। चले भाई, इसके अंदर आ गए। अब इस पर कोडिंग शुरू करते हैं। अब हम फंक्शन लिखेंगे, उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? हेडर। हेडर, ठीक है, हेडर लिखा, मैंने एंटर कर दिया जी। कर सकते हैं अब यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या करवाएंगे? एंटर करवाएंगे हेडर। हमें हेडर बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? चलिए सिंपल रखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इसको ना हाथ का एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ताकि हम भूले नहीं पाएंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? रिटर्न का। कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? रिटर्न का। अब इसके अंदर हम हेडर की यूज कर सकते हैं। क्या सिमेंटिक मार्कअप है या नहीं है? है ना? ठीक है, हेडर आ गया, सही है। अब उसके अंदर हमने क्या बनाना है? लोगो। क्या बनाना है? ठीक है, कैसे बनेगा? लेफ्ट के अंदर हम लिख देते हैं माय लोगो। सही, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे?
लिंक छोड़ दिया गया। नैव बार होती है हेडर में, नैव बार होती नहीं होती, नेविगेशन होती नहीं होती, कैसे बनाएंगे उसको जी? यूएलआई से बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं आप लोग? यूएलआई से बनाते हैं ना। कितने स्टूडेंट्स इन्होंने यूएलआई से नहीं बनाया अभी तक? तो कितने स्टूडेंट्स ने यूएलआई से नैव बार बनाया? ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बनाया वो घर पे आके लाजमी बनाएंगे। असाइनमेंट था ना। अब आपने एक लोगो लिख दिया, लोगो के साथ फॉर एग्जांपल मैं एक नैव बनाता हूँ। यहाँ पे क्या बनाता हूँ? नैव। दिस इज नैव। सिंपल लगता है, इसमें नैव नहीं डालते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, रेंडर करते हैं। कहाँ पे? हेडर के अंदर। कहाँ रेंडर करें? हेडर के अंदर, सॉरी रेंडर करते हैं ऐप के अंदर। कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास वही डायरेक्टरी में ./हेडर, इसको यहाँ पे चला देंगे। ये चलता ही नहीं चलता, हेडर, ठीक है। यूआई में जाके देखते हैं कोई चेंज आया? माई लोगो दिस इज नैव, चल गया, फाइन। अब एक काम करते हैं, ये जो आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं ना, ये सारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुछ सीएसएस लिखी हुई है। ये सीएसएस में सारी रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। इसमें सीएसएस लिखी हुई सारी रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे आ जाए, इससे आगे थोड़ा सा हेडर के अंदर आ जाओ। अब मुझे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। क्या करूँगा? स्टाइलिंग कैसे करूँगा? मैं काम करता हूँ प्योर सीएसएस लगाता हूँ, टेलीफोन लेंसेज के साथ दिखाना चाहिए, ठीक है। प्योर सीएसएस लगाई है ना आप लोगों ने? लगाई नहीं लगाई? चलिए काम करते हैं। हेडर के अंदर क्योंकि अभी सीएसएस लिखनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा हेडर डॉट। प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? एक ही फाइल में हमारे पास सारी, एक ही रूट में, एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें आ रही है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, फोल्डर में रख देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, किस नाम से? हेडर के नाम से। तो किस नाम से? हेडर के अंदर के नाम से। उस हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, हेडर डॉट TSX और हेडर डॉट CSS दोनों को उठा के इसमें रख दूँगा। सही हो गया? अब क्या हुआ कि मुझे पता होगा हेडर के अंदर मेरे पास यहाँ CSS है और यहाँ पे बस कंपोनेंट की फाइल पड़ी हुई है। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, थोड़ी सी CSS लगाते हैं। CSS लगाने का तरीका, आपने फाइल बनाई, आप फाइल इंपोर्ट कैसे करेंगे? उसी कंपोनेंट में आप इंपोर्ट डबल कोड या सिंगल कोड ओपन करेंगे, ./, और आप इस फाइल का नाम लिखेंगे .css, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ। ये मैंने कौन सा सेलेक्टर यूज किया है? कौन सा सेलेक्टर यूज किया है? टाइप सेलेक्टर यूज किया है ना। एक काम करता हूँ, इसका डिस्प्ले क्या करता हूँ, फ्लेक्स पढ़ा था आपने? फ्लेक्स बॉक्स किसी ने पढ़ा था ना? फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ाया था ना? सलीम ने आपको पढ़ाया था फ्लैक्स बॉक्स? आइडिया है ना आप लोगों को इस चीज़ का? वो जो नया बार बनाया था, तो समझे कि वही नया बार दोबारा बना रहे हैं आपको, लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं करके कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हुए सुनिएगा, तो फिर आप लोग रिलेट कर पाएंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। मैंने डिस्प्ले क्या किया, हेडर का फ्लेक्स कर दिया। चले देखते हैं इसमें फर्क पड़ा। इससे इतना तो फर्क पड़ गया, ये जो नीचे नीचे आ रहे थे एक लाइन में आ गए, दोनों एक दूसरे के नीचे थे ना, ये एक लाइन में आ गए। अब मुझे क्या करना है, एक और काम करना है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर में क्या लिखूँ यहाँ पे? चलिए भाई थोड़ा ताकि सबको नजर आ जाए। दिख गया हेडर का? थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा फर्क लगे। पैडिंग कितनी दे दूँ? 10 पिक्सल दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ 10 पिक्सल्स पैडिंग क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। थोड़ा बेहतर हो गया दिखने में? और हो गया थोड़ा बेहतर?
चलिए अब एक काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, स्पेस बिटवीन। देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे चले गए, फिर आपके पास कहाँ चले गया, राइट साइड पे। और इसी तरीके से आपका एक हेडर छोटा सा तैयार हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर पूरी टैब बार बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, बन गया हेडर। इसी तरीके से छोटा सा फुटर बना लेते हैं हाथ के हाथ फॉर्मेट, सिंपल सा। मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फुटर के अंदर आप है अपने क्या लिखा, फुटर डॉट CSS और फुटर डॉट CSS। TSX में आते हैं हम, फंक्शन में आते हैं फुटर के नाम से, ठीक है। मैं रिटर्न करवाऊंगा यहाँ से फुटर का है ना, ये नहीं है टाइप, है या नहीं है, ठीक है। फुटर के अंदर क्या लिखूंगा, दिस इज माय फुटर, ठीक है। इसको मैं एक्सपोर्ट भी करा देता हूँ, डिफॉल्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। फुटर बना रहा हूँ अब मैं, अब देख रहे हैं मेरी यूआई कैसे टूट रही है, अलग अलग हेडर अलग हो गया, फुटर अलग बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं CSS की फाइल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करनी है मुझे, फुटर डॉट CSS। अब आ जाए CSS में, अब मैं यहाँ पे वर्ड टाइप सेट यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसकी बैकग्राउंड कलर क्या दूँ, इसका क्या दूँ, पिंक दे देता हूँ, चलेगा पिंक, ठीक है। अब फरमाइशें छोड़ देना भी थोड़ी देर, अच्छा बुरा अभी छोड़ दें। अभी हम चाह रहे हैं कि जख्मी किस्म की एक वेबसाइट बनाए, ठीक है, इसका हम इसके अंदर भी पैडिंग दे देते हैं भाई, टाइम पीरियड पैडिंग कितनी देते हैं। और फुटर को हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, ऐप की फाइल में, कहाँ लगाना पड़ेगा, ऐप की फाइल लाते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं भाई, फुटर नहीं मिलेगा। फुटर के फोल्डर में जाओ, लग रहा है पूरा। इसको सही कैसे करेंगे, लेआउट को सही कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे मैं इनलाइन CSS दे सकता हूँ, देखते हैं चलो। जब आप इनलाइन CSS रिएक्ट में देते हैं तो कैसे देते हैं पता है आपको, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं, अच्छा। अब मजे की बात है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। रिएक्ट में एक फ़ायदा ये भी है कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ रिएक्ट में। क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, जब भी आपको रिएक्ट के अंदर या JSX के अंदर, ये आपकी JSX में लग रही है देखने में, ये JSX कहलाती है। इसके अंदर अगर आपने क्या लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप इसके लिए कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस। तो ये रिएक्ट समझ जाता है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे तो क्या ये आउटपुट आ जाएगा, ये नहीं आएगा। आ गया कोड शुरू में, आ गया कोड। JSX के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट रेंडर करनी है, जावास्क्रिप्ट को काम कराना हो, तो आप उसके लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हमेशा। क्लियर वही चीज़, चलेगी यहाँ तक प्रॉपर सिंपल बिल्कुल ईजी रखते हैं। अब मैंने डिफ के अंदर मैंने क्या किया, स्टाइल का टैग लगाया। पहला जो कर्ली ब्रेसेस है वो ये बता दें कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है। दूसरी जो कर्ली ब्रेसेस है वो ऑब्जेक्ट है। दूसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट का। अब मैं एक काम करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी से बताएं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ मुझे पता है, फ्रंट की 2 दिन और पता है, पीछे से मुझे तो बता दो। ये फ्रंट पे हूँ, पीछे से मुझे कोई बता दे, बैक साइड से ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। चलो यूज़ तो थोड़ा बस ऑब्जेक्ट बता दो कि होता क्या है। जी बताइए। डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरीके से काम करता है ऑब्जेक्ट में, की वैल्यू पेयर में काम करता है, ठीक है। नेम है ना, तो नेम क्या होगा, हिना क्या होगा, नेम की है, हिना जो है वो वैल्यू है, नेम की है और वैल्यू है ना, ठीक है। इस तरीके से ये सर ने बताया कि जब भी हम रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट पे काम
काम करेंगे तो हमें उसको बताना पड़ेगा, तो ये हम भी करते जैसे हम वहाँ से फीडबैक मांगते हैं ना, बैठ के समझ आया नहीं आया रिस्पॉन्स दें, इसी तरीके से रिएक्ट को बताना करेगा कि ठीक है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वर्किंग हो रही है मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू। ये CNC जिनका वो आके ले जाए, क्या नाम है, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सैयद अनस खालिद, वरना एडमिन प्लीज ये CNC अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। हाँ अच्छा, इनका घर का एड्रेस भी है, रहते नॉर्थ आसपास में ही है। अच्छा ये मेरे घर के पास है, ठीक है। चलें जी, क्या लिखूँ मैं, इसकी हाइट दे दूँ, जो मैंने डेप बनाया इसकी हाइट दे दूँ, एक हाइट कितनी दे दूँ, एक काम करता हूँ 600 पीसेस दे दूँ। आप देखेंगे यहाँ पर बैनर आ रहा है, आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आप किस में लिख रहे हैं कोड, ऑब्जेक्ट में, तो ये आपके पास किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। अब अगर आप आके देखें और इसमें ज़रा कुछ लिख दूँ, दिस इज़ माई कॉन्टेंट, तो ये देखिए नीचे आपके पास ऊपर हेडर आ गया। अगर मैं थोड़ा साइड को छोटा करूँगा आपको ज़्यादा बार आपको ये साइड आपको बनना शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। बीच में आपके पास क्या है, कंटेंट सेक्शन आ गया, नीचे क्या आपके पास फुटर आ गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास हेडर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से रिएक्ट इन द वेबसाइट चलती है। वाह, आप इसके अंदर आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं कि भाई नेट पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ चले जाऊँ, यहाँ से वहाँ आ जाऊँ, ये काम इस तरीके से कर दूँ, काम उस तरीके से कर दूँ, देयर आर मेनी थिंग्स। जी आपको मिलेगा सर पूरी स्लाइड्स में। आज क्लास का पेज देखते हुए हमने नेक्स्ट से स्टार्ट नहीं करी, मैडम बहुत अच्छी स्लाइड्स बना के आई नेक्स्ट की, और लेने की इंशाल्लाह पर खुश हुए, ठीक है। यूज स्टेट, USESTATE, यूज स्टेट, USESTATE, यूज स्टेट। ये रिएक्ट के अंदर एक टॉपिक है, ये घर से जाके आप लोग सब यूट्यूब से पढ़ लेना, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब आप नेक्स्ट करेंगे सब कवर होगा। लेकिन ये आपको हेल्प करेगा टू डू लिस्ट बनाने में। किसमें हेल्प करेगा, टू डू लिस्ट बनाने में। तो क्लियर हुआ यहाँ तक कि रिएक्ट किस तरीके से काम कर रही है, बेसिक किस तरीके से चल रही है, काम कैसे हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हुई। अभी हमने रिएक्ट की बिल्ड बनाना नहीं सीखी। क्या नहीं सीखी, बिल्ड कैसे बनती है। अभी हम डेवलपमेंट सर्वर पे काम कर रहे हैं, कैसे ये देख लें, दोबारा रिफ्रेश किया, यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन पर अगर आगे देखेंगे ना जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, तो ये क्या कह रहे हैं, पढ़े, दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट। अगर मैं आपको बात करूँ, इधर आ जाए, इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेज इज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, जब तक आप कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसको डेव मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई काम फाइनल हो जाता है उसके बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं ना, हम उसको प्रोडक्शन कहते हैं। उसकी बिल्ड बनाकर उसको डिप्लॉय कर देते हैं। बात समझ में आई। बिल्ड बनाते हैं क्यों है, बिल्ड इसलिए बनाते हैं, वो आपका जितना भी कोड होता है ना वो सब बंडल करता है अपने पास, बंडल करने के बाद उसको मजीद ऑप्टिमाइज करके वो सर्वर पर रख देता है चलाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई, चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक। ये बताएं कि अभी 5-7 मिनट है वैसे, तो मैं आप लोगों से ऐसी क्लास का फीडबैक लेना चाहूँगा। हाउ वाज द क्लास, चीज़ें समझ में आई। और मैं यहाँ पे साथ साथ मैडम को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने आपके बेसिक से और HTML बेसिक से कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर किए कि यहाँ तक आप लोग इजीली इसको ग्रैब कर सकें, जिसके लिए भी ग्रैब कर देंगे। इंशाल्लाह ताला इस क्वार्टर में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, नो टेंशन, बिल्कुल चिल होकर पढ़ना है आपने। लेकिन चिल का मतलब ये भी नहीं कि आप नींद पूरी, ठीक है, नींद पूरी नहीं करनी है, बाकी सारे काम करना है। इसे कहते हैं क्योंकि आपके पास हर डॉक्यूमेंटेशन में आपको एग्जाम्पल्स दी गई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट में जो आज आपने पढ़ा है 75 to 80% 100% कवर हो जाएगा सारा। और मैं आपको कॉल गारंटी दे रही हूँ, अगर वो असाइनमेंट बनाकर आ गए आप लोग, तो मेरी आप बिलीव करें क्लास के जो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे ना, और बाकी क्लास सबसे आगे होंगे आप लोग। उसका रीज़न ये है क्लासेस आगे होने के, देखिए एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करें आप लोग, और अपने अंदर सब इंडिविजुअल आग लगाएं, अपने अंदर पैशन एक आग लगा के रखें जिसमें आप लोग बैठे भी सकून से, ठीक है।
मैंने कहा आग लगा के रखें अपने अंदर। इससे पहले बताओ क्या बोला, इससे पहले मैंने बोला कि अगर आप टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो समझिए कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। और जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्द आप नेक्स्ट ईयर 2 से 3 क्लासों में सबसे सुपीरियर बैच हो जाएगा बाकी क्लासेस की। अभी अगर आप देखेंगे अपने आप को, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ। प्लस पॉइंट्स और उसामा भी हमारे पास, तो ये तो समझिए कि सोने में सुहागा हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है। रिएक्ट हाँ रिएक्ट एप्लीकेशन रिएक्ट बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट में नहीं बना रही, रिएक्ट बना रही है, ठीक है। जी देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बोल है। हाँ तो कर लें, रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने यूट्यूब की जगह फ्री टाइपिंग होती क्या, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको एक चीज़। वहाँ पे एक अदर वीडियोस देखी हुई समंदर में डाइव कैसे करनी है, बनी हुई है, लेकिन आप उस वीडियो को देख कर समंदर में डाइव करके दिखाएं। आप करेंगे ज़रूर, वापसी 4 घंटों में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और 4 घंटों में जाने के लिए पहले कश्ती करेंगे आपको लेने के लिए, फिर आप उसमें हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप वीडियो से देख भी लेंगे ना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप नहीं पहुँच सकते, ठीक है। अरे भाई ऑफिशियल वेबसाइट बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। React.dev अभी तो लिखवाई शुरू है।